नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एडवांस स्टडीज़ में। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त मोहनलाल लोधा। दोस्तों आज आपके लिए लेकर आए हैं RTE 2009 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को विश्लेषण सहित। दोस्तों 2 वीडियो इससे पहले अपलोड कर चुके हैं RTE 2009 से संबंधित, और इस टॉपिक में विशेष रूप से राजस्थान से संबंधित प्रश्नों को शामिल किया गया है। राजस्थान RTE को लेकर राजस्थान की जो नियमावली है 2011 में बनी थी दोस्तों, ये पार्ट 3 है। निश्चित रूप से दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक देखिए और फिर बताइए कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है या नहीं। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। दोस्तों देखते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर का पहला प्रश्न। ये देखिए, पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। RTE 2009 प्रतिबंधित करता है, किसको प्रतिबंधित करता है? शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न को, बच्चों के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया को, या कैपिटेशन शुल्क को। दोस्तों उपयुक्त सभी इसका आंसर है। स्क्रीनिंग का मतलब है दोस्तों प्रवेश परीक्षा, मौखिक या लिखित किसी भी प्रकार से प्रवेश के समय परीक्षा नहीं ली जाएगी। कैपिटेशन शुल्क का मतलब है किसी भी प्रकार की जो है शिक्षण शुल्क नहीं ली जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा चौथा, डी वाला, उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। RTE 2009 के अध्याय 3 के अंतर्गत किसके कर्तव्य निर्दिष्ट नहीं है? किसके कर्तव्य निर्दिष्ट नहीं है? यह है दोस्तों समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी या माता पिता। तो दोस्तों इसके अंतर्गत जो है शिक्षक के कर्तव्य निहित नहीं है। किसके कर्तव्य निहित नहीं है दोस्तों? शिक्षक के कर्तव्य निहित नहीं है। शिक्षक के कर्तव्य जो है अध्याय 4 में निहित है दोस्तों। कौन से अध्याय में? अध्याय 4 में। RTE 2009 जो कि केंद्र सरकार ने बनाया था उसकी बात कर रहे हैं हम। राजस्थान RTE की जो नियमावली है उससे संबंधित क्वेश्चन आगे आने वाले हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। राजस्थान में प्रथम कक्षा में प्रवेश की निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? दोस्तों बताइए, पहले इसकी निर्धारित आयु जो थी वो 6 वर्ष थी, लेकिन अब इसकी निर्धारित आयु है वो न्यूनतम 5 वर्ष है। कितनी है? 5 वर्ष। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू किया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो है 1 अप्रैल 2009। जी हाँ, 1 अप्रैल 2009। दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये प्रश्न बहुत सी परीक्षाओं में आया हुआ है और अक्सर आता भी है। अभी फर्स्ट ग्रेड का जो एग्ज़ाम हुआ था अक्टूबर में, उसमें भी ये प्रश्न आया था। ठीक है, सी वाले ग्रुप में। तो इसमें और भी विकल्प हैं, उन पे भी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों जो RTE 2009 है उसको सबसे पहले 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में पारित किया। उसके बाद में इसको 4 अगस्त 2009 में लोकसभा में पारित किया, और फिर 26 अगस्त को राष्ट्रपति ने इसको सहमति प्रदान कर दी। सारी तारीखें जो है किसी न किसी प्रकार से RTE 2009 से संबंधित है। तो दोस्तों जो लागू हुआ था 1 अप्रैल 2009 को, जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ करके। उस समय धारा 370 लागू थी इस कारण से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, छठा प्रश्न। देखिए दोस्तों, राज्य सलाहकार परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, गलत है, ये देखना है। इसमें 1 अध्यक्ष तथा 14 सदस्य होते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री राज्य सलाहकार परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। देखना है इसको। अध्यक्ष राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग परिषद का पदेन सदस्य होता है। ये भी सही है दोस्तों। परिषद में 1/3 महिलाएं होंगी, यह भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो दूसरा। दोस्तों मुख्यमंत्री नहीं, इसमें शिक्षा मंत्री जो है, संबंधित राज्य का जो शिक्षा मंत्री होता है वो इसका पदेन अध्यक्ष होता है, किसका? राज्य सलाहकार परिषद का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये रहा आपके सामने 7वां प्रश्न। प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और उसकी मूल्यांकन प्रक्रिया समुचित सरकार निर्दिष्ट
किए गए नियम 2022 के अनुसार राजस्थान में शैक्षिक प्राधिकारी संस्था जो है कौन सी है? तो दोस्तों इसका सिंपल सा आंसर है, वो है राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जो कि उदयपुर में है। इसको वर्तमान में क्या बोलते हैं? RSCERT, ठीक है। और पहले इसको SIERT बोला जाता था दोस्तों। 2018 से इसका नाम परिवर्तन करके RSCERT कर दिया गया। पहले भी बहुत वीडियो में इसके संदर्भ में चर्चा की है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। देखिए 8वां प्रश्न, विद्यालय प्रबंधन समिति की जो कार्यकारी समिति होती है में निर्वाचित सदस्यों की संख्या, पदेन और निर्वाचित सदस्यों की संख्या अलग अलग होती है दोस्तों। तो इसमें निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें निर्वाचित सदस्य होते हैं 11। 5 सदस्य पदेन होते हैं और 11 सदस्य निर्वाचित होते हैं। इस प्रकार से इसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? विद्यालय प्रबंधन समिति की जो कार्यकारी समिति होती है उसमें 16 सदस्य होते हैं, ठीक है। 50% इसमें कम से कम महिलाएं होना अनिवार्य है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, विद्यालय प्रबंधन समिति के कार्यों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? जो विद्यालय प्रबंधन समिति के कार्य हैं उसके संदर्भ में कौन सा जो विकल्प है वो गलत है, ये देखना है। विद्यालय में MDM यानी कि मध्याह्न भोजन के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग करना बिल्कुल सही है। विद्यालय की प्राप्तियों और आय व्यय का वार्षिक लेखा जोखा तैयार करना बिल्कुल सही है। शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना बनाना ये बिल्कुल नहीं है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, क्योंकि ये विद्यालय प्रबंधन समिति का कार्य नहीं है। डी वाला देखते हैं, विद्यालय के आसपास के सभी बालकों के नामांकन और निरंतर उपस्थिति सुनिश्चित करना। तो ये भी इसका सही है दोस्तों। कार्यों में पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, चौथा भी सही है, कौन सा नहीं है? तीसरा नहीं है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इन प्रश्नों के माध्यम से आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। यदि आपने टॉपिक को एक बार पहले पढ़ा है, 2 बार पहले पढ़ा है, तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है। वैसे विश्लेषित रूप से हम वीडियो में सारी चीज़ें बता रहे हैं, फिर भी अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा ये बूस्टर साबित होगा आपकी तैयारी में। नेक्स्ट प्रश्न 10वां ये रहा आपके सामने, विद्यालय प्रबंधन समिति के संबंध में निम्नलिखित विकल्पों में से असत्य कौन सा है, ये बताना है। विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रत्येक 2 वर्ष में पुनर्गठन किया जाता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। कार्यकारी समिति की 3 माह में कम से कम एक बैठक अवश्य होगी, बिल्कुल सही है। इसकी कार्यकारी की प्रत्येक बैठक अमावस्या के दिन होगी, बिल्कुल सही है दोस्तों। RTE 2009 की धारा 22 विद्यालय प्रबंधन समिति का उल्लेख करती है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। RTE की जो धारा 21 है उसमें विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान है, जबकि 22 में विद्यालय विकास समिति का जिक्र है दोस्तों। दोनों धाराओं को याद रखिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके सामने 11वां प्रश्न। देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा बनाई गई राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 कब लागू की गई? ये बताना है आपको। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो है 29 मार्च 2011। जी हाँ, 29 मार्च 2011 इसका बिल्कुल सही आंसर है। और ये गजट नोटिफिकेशन के रूप में पत्रिका में या समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थी, वो 30 मार्च 2011 को हुई थी। आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखना है, वो है 29 मार्च 2011। जी हाँ, 29 मार्च 2011 को ये राजस्थान में लागू हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके सामने, राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के अंतर्गत भाग व नियम उल्लेखित है। कितने भाग हैं और कितने नियम हैं? दोस्तों इसमें भाग हैं 10 और जो नियम जो है वो है 29। जी हाँ दोस्तों, 29 नियम हैं और 10 भाग है। तो इसका पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। दूसरा वाला विकल्प देखिए, ये दूसरा वाला जो है ये केंद्र सरकार के संदर्भ में है, ठीक है। पूरे राजस्थान के संदर्भ में पहला है, और जो RTE 2009 है समग्र रूप से उसका जो है वो है 7 तो इसमें अध्याय है और 39 धाराएं हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके सामने 13वां प्रश्न, राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के विभिन्न भागों के संदर्भ में सत्य विकल्प कौन सा है?
सत्य विकल्प की बजाय दोस्तों यहाँ पढ़िएगा आप असत्य। असत्य, असत्य विकल्प कौन सा है ये देखना है दोस्तों। असत्य यानी कि गलत। भाग 3 निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, जी हाँ बिल्कुल ये ही जिक्र है इसमें। भाग 4 देखिए, भाग 4 में क्या है, भाग 4 में देखिए राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य और दायित्व, जी हाँ बिल्कुल सही है। भाग 2 विद्यालयों और अध्यापकों के दायित्व, इस पर विचार करेंगे। भाग 7 पाठ्यचर्या व प्रारंभिक शिक्षा का पूर्व होना, यह भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इसमें गलत कौन सा है, गलत है दोस्तों दूसरा वाला, क्योंकि दूसरा जो भाग है इसमें विद्यालय प्रबंधन समिति का जिक्र है। ठीक है, किसमें, राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 में भाग 2 में जो जिक्र है वो किसका जिक्र है, SMC विद्यालय प्रबंधन समिति का जिक्र है। इसके अन्य भागों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, जैसा कि इसमें दिया हुआ है। विद्यालय और अध्यापकों के दायित्व जो है दोस्तों ये भाग 5 में निर्धारित है। किसमें है, भाग 5 में निर्धारित है, जी हाँ दोस्तों भाग 5 में। इसके अलावा दोस्तों इसके भाग 6 में अध्यापकों की योग्यता और उनकी सेवा शर्तें निर्धारित है। इसके अलावा दोस्तों भाग जो 8 है उसमें शिकायत निवारण से संबंधित प्रावधान है। इसके अलावा दोस्तों भाग 9 में बाल अधिकार संरक्षण की बात है दोस्तों, बाल अधिकार संरक्षण की बात है दोस्तों। इसके अलावा भाग 10 है, ये तो भाग 9 में है। ठीक है, भाग 10 में जो है वो है प्रकीर्ण, यानी कि विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें छूट गई हैं। और भाग 1 का तो पता होगा, प्रारंभिक जो है परिभाषाएं वगैरह इसमें होती हैं। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ इसके 10 भाग जो थे वो सारे के सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन को समझने में कठिनाई हो तो 1 से 2 बार देख सकते हैं, या पॉज करके देख सकते हैं, पीछे करके देख सकते हैं। ठीक है, 14वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 के किस भाग में बाल अधिकारों के संरक्षण का उल्लेख है? तो दोस्तों किसमें है दोस्तों बताइएगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों भाग कौन सा है दोस्तों, भाग 9। बालकों के अधिकारों के संरक्षण की बात करते हैं दोस्तों, तो इसके अंतर्गत जो है राजस्थान में किसका गठन किया गया है, राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग का। और ये जो गठन किया गया है RTE की धारा जो 17 है उसके अंतर्गत किया गया है। कौन सी धारा है दोस्तों, 17, धारा 17 के अंतर्गत किया गया है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों राजस्थान में इसका जो गठन किया गया है, किसका, राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग का जो गठन किया गया है उसका ध्यान रखना आपको 23 फरवरी 2010 को इसका गठन किया गया है। और दोस्तों इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं, कुल मिलाकर के 7 सदस्य इसमें होते हैं दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो संगीता बेनीवाल है, संगीता बेनीवाल, ये याद रखना है दोस्तों आपको। ठीक है, अब थोड़ा सा राज्य बाल संरक्षण आयोग आपके समझ में आ गया हो तो दोस्तों राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग का भी हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं दोस्तों। 2005 में अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग अधिनियम पारित हुआ था, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग अधिनियम पारित हुआ था, जिसके तहत 2007 में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का गठन किया गया था। और इसमें भी दोस्तों इसमें भी एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं, कुल मिलाकर के कुल कितने हो गए, 7 सदस्य हैं दोस्तों। और वर्तमान में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है दोस्तों, वो है प्रियंक कानूनगो है दोस्तों, प्रियंक कानूनगो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 15वां प्रश्न, किसी बालक के विद्यालय प्रवेश के समय कौन से दस्तावेज स्वीकार किए जा सकते हैं बताइएगा। अस्पताल या सहायक नर्स और ANM रजिस्टर्ड अभिलेख, बिल्कुल। आंगनबाड़ी अभिलेख, बिल्कुल। माता पिता या संरक्षक द्वारा
बालक की आयु का घोषणा पत्र, बिल्कुल इनमें से कोई सा भी एक स्वीकार्य होगा तो उक्त सभी दस्तावेज जो है सही है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां प्रश्न ये रहा। RTE 2009 के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 तक के लिए प्रतिवर्ष कितने शिक्षण दिवस निर्धारित है? तो दोस्तों कक्षा 6 से 8 तक के लिए 220, ठीक है दोस्तों, 220 कार्य दिवस निर्धारित है। और 1 से 5 तक के लिए कितने निर्धारित है? 200, कितने? 200। और दोस्तों शिक्षण घंटों की बात करें तो 1 से 5 तक के लिए 800 शिक्षण घंटे प्रतिवर्ष 8,000 शिक्षण घंटे निर्धारित है। कितने? 800 शिक्षण घंटे निर्धारित है, 800 है दोस्तों। 1 से 5 तक के लिए कितने हैं? 800 शिक्षण घंटे निर्धारित है। और 6 से 8 के लिए कितने हैं? 1000 शिक्षण घंटे निर्धारित है। इनको याद रखिएगा दोस्तों। 4 प्रश्न बनते हैं इसमें। 1 से 5 तक के लिए निर्धारित कार्य दिवस 200 है और 6 से 8 के लिए 220 है। 1 से 5 तक के लिए निर्धारित कार्य घंटे हैं प्रतिवर्ष 800 और 6 से 8 के लिए 1000। ठीक है, आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्नों को बनाने में और इनकी व्याख्या करने में, वीडियो बनाने में हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं दोस्तों और कोशिश करते हैं कि वीडियो बिल्कुल अच्छी तरीके से और बिल्कुल शुद्ध बने, लेकिन कहीं कहीं कुछ त्रुटि हो जाती है। तो दोस्तों इसके लिए हम आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 16वां, ये रहा। राजस्थान सरकार द्वारा तय शैक्षिक अधिकारी या संस्था पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया तैयार करते समय निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान रखेंगे? बताना है। पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया संविधान में दिए गए मूल्यों के अनुरूप हो, बिल्कुल सही है। बालकों का सर्वांगीण विकास करने में सहायक हो, बिल्कुल सही है। बालकों में ज्ञान, अंतःशक्ति और योग्यता का निर्माण करने में सहायक है, तो बिल्कुल सारे के सारे ही विकल्प सही है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपके सामने। देखिए 17वां क्वेश्चन, RTE 2009 के अंतर्गत बालकों के अधिकारों का संरक्षण करने हेतु किसके गठन का प्रावधान है? बताइएगा दोस्तों। पहले बहुत चर्चा कर चुके हैं इसके संदर्भ में, तो समुचित सरकार या राज्य सलाहकार परिषद या राज्य बाल संरक्षण आयोग। तो इसका सही आंसर है दोस्तों राज्य बाल संरक्षण आयोग, जिसका गठन जो है राजस्थान में 23 फरवरी 2010 को किया गया था। किसके अंतर्गत किया गया था? तो ये RTE 2009 की धारा 17 के अंतर्गत किया गया था। ठीक है दोस्तों, अखिल भारतीय स्तर पर 2007 में किया गया था। किसके अंतर्गत? राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। देखिए 18वां क्वेश्चन, RTE 2009 की धारा 24 के अंतर्गत शिक्षकों के निर्धारित कर्तव्यों में शामिल नहीं है। कौन सा शामिल नहीं है? विद्यालय में उपस्थित होने में अनियमितता, बिल्कुल गलत हो गया, तो यही विकल्प आपका सही हो जाएगा। बाकी भी देख लीजिए। पाठ्यक्रम का संचालन करना, निर्धारित अवधि में पाठ्यक्रम पूर्ण करना और प्रत्येक बच्चे के पढ़ने के स्तर और गति को जांचना, दर्ज करना, इसी आधार पर शिक्षण कार्य करवाना, बिल्कुल सही है दोस्तों। B, C और D वाला बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा है? गलत है दोस्तों A वाला, अनियमितता की बजाय नियमितता होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने 19वां प्रश्न। RTE 2009 की धारा 27 के अनुसार गैर शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए शिक्षकों को अभियोजित किए जाने का प्रतिषेध है दोस्तों। प्रतिषेध पैनी है ये, प्रतिषेध यानी कि मनाही। सिवाय किसके सिवाय? तो 10 वर्षीय जनगणना कार्य, आपदा राहत कार्य, विभिन्न है दोस्तों, विभिन्न लोकतांत्रिक संस्थाओं के चुनाव। तो दोस्तों उपयुक्त सभी ये 3 कार्य हैं। इसके अलावा बाकी के जो अन्य कार्य हैं उनमें अभिनियोजन यानी कि वो कार्य शिक्षकों से नहीं करवाए जाने चाहिए RTE 2009 की धारा 17 के अनुसार। ठीक है, कमेंट करके बताइए दोस्तों मुझे कि जो धारा 28 है वो क्या उल्लेख करती है। ठीक है दोस्तों, और धारा 26 क्या उल्लेख करती है? पहले इन सब चीज़ों को हम पढ़ चुके हैं पहले वाले वीडियोस में। यदि आपने नहीं पढ़े हों, नहीं देखे हो वीडियो, तो अवश्य देखिए एक बार, आपकी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी शंकाएं क्लियर हो जाएगी। यदि किसी ने तीनों वीडियो देख लिए दोस्तों, तो उसको इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपको बता दें कि जो रीट का सिलेबस है उसमें इस टॉपिक को विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है, तो कम से कम ये जो टॉपिक है आपके
लिए 10 नंबर का है। 5 क्वेश्चन इसमें से कम आने वाले हैं, 5 से 7 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों इसमें से। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से आपको तैयार करना चाहिए। और दोस्तों इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इस टॉपिक को बहुत विश्लेषित किया है और उसके बाद में इन क्वेश्चंस को बनाया है दोस्तों मैंने कहीं से इन क्वेश्चंस की नकल नहीं की है। मैंने पूरा जो मूल जो RTE 2009 है उसका अध्ययन किया है, उसके बाद में जो सामग्री है उसका चयन करके एज इट इज़ आपके क्वेश्चन बनाए हैं। इसलिए इन क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा उपादेयता है दोस्तों, आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यदि कोई व्यक्ति मान्यता प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित करता है, चलाता है, मान्यता समाप्त किए जाने के बाद भी स्कूल संचालित करता है या चलाता है तो कितने रुपए का जुर्माना देय होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो है 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए दोस्तों, 1 लाख रुपए का उसको जुर्माना देना होगा। और यदि इसके बाद भी वो विद्यालय का संचालन करता है तो प्रति दिवस के हिसाब से उसको 10,000 रुपये जुर्माना देय होगा। कितने हज़ार रुपये? 10,000। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के इस वीडियो लेक्चर के 20 क्वेश्चन। दोस्तों आशा करता हूँ आपके प्रश्न समझ में आए होंगे, और यदि आपके प्रश्न समझ में आए हों और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। ओके, थैंक यू दोस्तों।